अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबसार आलम। रेमंड डेविस का केस, लाहौर में जिसने 2 पाकिस्तानियों को मारा और 1 पाकिस्तानी कुचला गया उस वक्त जब एक अमरीकी कॉन्सुलेट की गाड़ी उसको बचाने के लिए आ रही थी। ये केस बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कहा यह जा रहा है कि इस वाक़े की वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर भी असर पड़ सकता है। आज ही शाम को 2 बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं इस केस में। एक तो ये खबर आई कि हाई कोर्ट ने डेविस रेमंड का नाम ईसीएल पर डाल दिया है और हुकूमत को यह कहा है कि उसको अभी इस मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। और ये क्यों कहा गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि राना बख्तियार जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे इस केस के, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनका एक बयान टीवी चैनल्स पर चला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है और उसकी वजह से उसको उस तहकीकात से अलग कर दिया गया और तहकीकात से अलग करने की वजह से उसने इस्तीफा दे दिया। हमारे मुल्क में अभी ज़ाहिर है हम एक जज्बाती कौम है और इसी जज्बातियत की रौ में एक बात यह कही जा रही है कि पहले इस मुल्क पर बरतानवी राज था जो 1947 तक जारी रहा और 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की है उसके बाद से इस मुल्क पर अमरीकी साम्राज्य की हुकूमत है। आज हम आपको कुछ बताएंगे माजी से एक वाक़या लेकर, कार्ल मार्क्स का, जो उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बारे में लिखा है और हम आपको बताएंगे कि बरतानवी राज उस वक्त इस मुल्क के, इस खित्ते के अवाम के साथ क्या करता था और क्या लाहौर का वाक़या उसी जहनीत की निशानदेही नहीं करता। क्या रेमंड डेविस भी उसी तरह बरतानवी राज के अफसरान की तरह इस मुल्क के शहरियों पर हमला नहीं करता जैसे उस वक्त किया जा रहा था। लेकिन क्या वजूहात वही हैं जो 1947 से, जो 1857 में थी और या 1947 के बाद के पाकिस्तान में हैं। हमें वजूहात का मुवाजना करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो सलूक इस खित्ते के लोगों के साथ पिछले 200 साल से या 150 साल से हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। क्या उसमें सिर्फ बरतानवी और अमरीकी साम्राज्य का कसूर है या इस मुल्क के हुक्मरान तबके का भी कसूर है। हम इस पर बात करते हैं। आपको ये जो कार्ल मार्क्स और रेमंड डेविस की जो तस्वीरें साथ साथ हम दिखा रहे हैं इसकी एक सिंबॉलिक वजह है और वजह मैं आपको अभी बताता हूं कि जो सलीम अंसार साहब की लाइब्रेरी में से हमने एक किताब का कुछ सफ़ात लिए हैं जो 91 से लेकर 94 तक, उसमें कार्ल मार्क्स ने एक मजमून लिखा है 4 सितंबर 1857 को जो छपा है न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में 16 सितंबर 1857 को। ये उसी साल का उसी महीने का वाक़या है जब जंग आज़ादी शुरू हुई थी और लोगों पर यहाँ पे बरतानवी फौज ने जुल्म और सितम शुरू कर दिया था। और वो उस अपने मजमून में लिखते हैं कार्ल मार्क्स कि एक जो सिविल सर्वेंट है और जो इलाहाबाद में पोस्टेड है उसने लिखा है अपने एक मरासले में कि हमारे हाथ में जिंदगी और मौत देने की ताकत है और हम यकीन दिलाते हैं कि हम माफ नहीं करते। और दूसरे मरासल में लिखते हैं हम अपने घोड़े की पुश्त पर फौजी अदालत लगाते हैं और हमें जो भी काला रास्ते में मिलता है हम उसको फांसी लगा देते हैं या गोली मार देते हैं। क्या आप रेमंड डेविस का जो तर्ज अमल है मुजंग चुंगी पे, क्या वो इससे मुमासलत नहीं रखता जो कार्ल मार्क्स ने 1857 में बात लिखी है। और उन्होंने उस वक्त ये भी लिखा है कि जुल्म एक फैशन है जो वक्त और माहौल के मुताबिक बदलता रहता है। तो हमने देखा कि वो फैशन बदल गया। उस वक्त बरतानवी राज का फैशन था, अब अमरीकी राज का फैशन है, लेकिन जुल्म वही है और इस खित्ते के अवाम वही हैं। लेकिन वजूहात क्या वही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वजूहात में बहुत फ़र्क है। उस वक्त पूरी कौम जो बरे सगीर, उस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क थे और उस वक्त इस खित्ते के अवाम एक बरतानवी राज के खिलाफ जंग कर रहे थे और उस जंग में ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन इस वक्त तो जंग नहीं हो रही, इस वक्त तो हम एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन क्या हम हैं, इसका मैं आपको अभी थोड़ा सा अंदाज़ा करवा देता हूँ। हम अमरीका से अमदाद लेने वाले उन ममालिक में सर फहरिस्त हैं और ये कुछ 1 साल 2 साल की बात नहीं है। 1947 से लेकर आज तक मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाह रहा हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि हम अमेरिका के आगे कितना झोली फैला के अपना कशकोल उठा के वहां जाते हैं, वहां से इमदाद लेते हैं और फिर साथ हम अपनी आज़ादी की बात भी करते हैं। 1947 से 1956 तक $2.5 बिलियन मिले। 1957 से 1966 तक ये वो दौर है जब अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान की इमदाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, $14.3 अरब। 1967 से 1976 तक जब यहिया खान और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी 7.3 बिलियन। 1977 से 1986 जब जनरल ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी
3.4 बिलियन की हमें इमदाद दी गई। 1987 से 1996 जब पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम का तजर्बा किया जा रहा था तो पाकिस्तान को अमेरिका ने इक्तिसादी इमदाद भी कम कर दी, 2.6 बिलियन तक पहुंच गई। और 1997 से 2006 तक जब परवेज मुशर्रफ इस मुल्क पर हुक्मरान रहे ज़्यादा अरसा, 3.1 बिलियन डॉलर की इक्तिसादी इमदाद है ये सिर्फ जो पाकिस्तान को इन सालों में मिली है। और इसी तमाम अरसे में जो फौजी इमदाद पाकिस्तान को मिली है उसका ग्राफ भी आप देख लें, अयूब खान के दौर में सबसे ज़्यादा मिली है, उसके बाद यहिया खान के दौर में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बिल्कुल ख़त्म हो गई तकरीबन। और फिर 1970 में जब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाए तो फिर बढ़ गई और वो अभी तक जारी है। आखिरी अगर आप हमारा ये चार्ट देखें तो आपको इसमें यह नजर आएगा कि जो इक्तिसादी इमदाद 33.6 अरब डॉलर अमेरिका पाकिस्तान को 1947 से लेकर 2006 तक दे चुका है और फौजी इमदाद के ज़िम्मे में तकरीबन 9 अरब डॉलर दे चुका है। लेकिन इसमें हमने वो 7.5 अरब डॉलर का पैकेज शामिल नहीं किया जो कैरी लुगर बिल से है। ये है हमारे हालात, हम इमदाद उनसे लेते हैं और साथ हम ये बात करते हैं कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की तरह अपने फैसले कर सकें। इसका हमारे पास जवाब है या नहीं, इसके साथ हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर जो सीनियर वकील हैं और उन्होंने केस किया है करीम खान का जिनका ताल्लुक ट्राइबल एरिया से और जिनका बेटा और भाई एक ड्रोन हमले में मारा गया था, और जोनाथन बैंक जो CIA के लोकल चीफ थे वो इस मुल्क से चले गए हैं इस खतरे से कि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। ये उस केस को देख रहे हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने हमें ज्वाइन करना था, अभी नहीं कर सके। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हसन निसार साहब ने जो सीनियर तजिया निगार हैं और कॉलम निगार हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है जफर हिलाली साहब ने जो साबिक सफारतकार हैं। जफर हिलाली साहब, बात का आगाज मैं आपसे करूंगा। आप बताइए कि कराची में दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी कौंसल खाना बन रहा है, वो जाहिर है उसकी वजूहात होंगी। हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ इक्तिसादी और दिफाई वो मैंने अभी दिखाए हैं। इसके बावजूद हमारी ये डिमांड है कि हमारे साथ सलूक एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क का किया जाए। क्या ये डिमांड जस्टिफाई है? क्या हमारा हुक्मरान तबका अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना रहा, जज्बाती नहीं बना रहा? आपका हुक्मरान तख्त जो लोग हैं आपको ना सिर्फ अब बड़े देर से बेवकूफ़ बना रहे हैं और लूट भी रहे हैं साथ साथ। तो ये आपको कहना और ये सवाल पूछना, तो ये तो मैं खुद थोड़ा सा ताज्जुब हूँ कि आप समझते हैं कि ये सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं। ये तो पूरा कौम का कंप्लेंट है। ये कहने के बाद मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अमेरिका ने नहीं आके हमें कहा है कि ये ज़बरदस्ती तुम लो। अमेरिका ने एक बंदूक के नोक पे नहीं आके हमें कहा है कि हमें एक बड़ा कॉन्सुलेट बनाने दो। हम इन लोगों को खुद इजाज़त दे रहे हैं इसलिए कि हमारे हुक्मरान समझते हैं कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, इससे हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी, इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को असिस्टेंस मिलेगा। कैसे बढ़ेगी सिक्योरिटी? जैसे सिक्योरिटी लाहौर में बढ़ी है हिलाली साहब। देखिए, मैं तो एक बात पे हैरान हूं कि एक तो आपको पता भी नहीं चला है कि ये केस का आउटकम क्या हुआ है। अगर वाकई वो जो आदमी कह रहा है कि इन लोगों ने बंदूक निकाला उसको मारने के लिए, अगर वाकई वो 2 डाकू थे, अगर वाकई उन्होंने इससे पहले एक आदमी से चोरी किया था जो आगे आके कहा है कि मेरे से इन्होंने फ़ोन और ये सब लिया था और उसके पास से चीज़ें निकले हैं, तो अगर एक आदमी आपके साथ बंदूक निकाल रहा है तो आप क्या करेंगे? उससे जाके हाथ मिलाएंगे? ठीक, क्या कहेंगे? बिल्कुल। ये तो कहने की बात सिर्फ ये है, तो केस पहले होने दे, पहले फैक्ट्स को आने दे, नहीं जंप टू कंक्लूजन्स, और उसके बाद हाँ कमेंट कर सकते हैं। फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। हसन निसार साहब, ये बताइएगा कि अभी हिलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जाहिर है हमने इजाजत दी है कि वो बंदूक की नोक पर तो हम नहीं लेते। अगर हमारा हुक्मरान तबका उनके साथ मिला हुआ है 1947 से अमेरिका के साथ, तो हमारे सियासी और फौजी जो रहनुमा हैं वो कौम को जज्बात क्यों उभारते रहते हैं? इसकी क्या वजह है? देखें, बात सुने, एक बहुत मशहूर मिसरा आपने सुना होगा, शेर है पूरा, अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीलाए मजहब कभी बनामे वतन। इंसानों ने इंसानों को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है या मजहब के नाम पे या वतन के नाम पे। ये तो एक बात।
دوسری بات یہ ہے کہ ابصار صاحب آپ کا سوال بنتا ہی نہیں. بیگرز آر نیور دا چوزرز. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، منہ کھائے تے اکھاں شرمان. ٹھیک ہے. وہ جو آپ یہ ڈھکوسلا ہے نا یہاں سالہ سال سے چل رہا ہے، یہ گامے ماجے تو بےچارے اس کو بائی کر لیتے ہوں گے. باشعور لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ جو سوورنٹی وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن گامے ماجے انسان تو ہے نا حسن نثار صاحب، گامے ماجے انسان تو ہے نا. گامے ماجے جو ہیں وہ انسان تو ہے نا، ان کو باشعور طبقہ کیوں ایکسپلائٹ کر رہا ہے؟ میری بات سنیں نا، اس طرح نہیں ہوتا. اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ ہے مینیملز. انسانوں اور حیوانوں کے درمیان ایک مخلوق. اس ملک کی حکمران اشرافیہ جو ہے اس کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہیومن مٹیریل ہے اس کو ڈیولپ کیا ہی نہیں. انہوں نے میزائلز بنا لیے، انہوں نے ایٹم بامز بنا لیے، انہوں نے اپنے بندے کو بندہ نہیں بنایا. تو پھر کیا ہے ہمارا انجام؟ کیا ہے آپ تو سمجھ نہیں ہیں جی؟ انجام پھر کیا ہے اگر یہ اتنی انجام کیا ہے؟ جو پورا عالم اسلام کا جو آپ نے بات کی ہے پرٹیکولرلی پاکستان کے حوالے سے، یہ اس کو ذرا میکرو لیول پہ لے جائیں آپ. پورا عالم اسلام 1.5 ارب سے زیادہ آبادی، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود جو ان کا کرۂ ارض پہ حال ہے کہ چند کروڑ یہودیوں کے پریکٹیکلی یہ بالکل، یہ میں کیا اس کے لیے نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں ایک یہاں پہ چارٹ دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ عالم اسلام کا حال کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اس میں. اب بریک پر ہم جائیں گے، بریک سے واپس آ کے ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ اسلامک ممالک کا حال کیا ہے. لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ 2009 میں سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والے ممالک میں کون کون سے ممالک ہیں. سب سے زیادہ امریکی امداد $3.1 بلین اسرائیل کو گئی ہے. دوسرے نمبر پر افغانستان ہے $2.6 بلین. تیسرے نمبر پر پاکستان ہے $2.1 بلین. چوتھے نمبر پر مصر ہے $1.8 بلین اور پانچویں نمبر پر اردن ہے $1.0 بلین. اور یہ 5 میں سے 4 ممالک جو ہیں وہ مسلم ممالک ہیں. اور یہاں پر امریکہ کے بارے میں جذبات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے.